नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रोटेटिंग कंडक्टिंग रोड। इस बार केस ये लेना है कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको डॉट के सिंबल से बताया हुआ है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टिंग रोड जिसकी लेंथ है एल, उसको रोटेट कर रहे हैं, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रोड रोटेट होगी। तो जब ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रोटेट हो रही होगी, घूम रही होगी, तो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको काटते हुए जाएगी। डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो जब रोड ऐसे मूव करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी। अगर रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही है, इसका मतलब इस रोड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि इस रोड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। रोड के अंदर क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा। कैलकुलेट करने का तरीका वही रहेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक माइनस का सिंबल भी आता है आगे, उसको हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट किया जा रहा है, जो हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ ही लिखते हैं हम लोग, इसलिए वो माइनस का सिंबल मैंने लगाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो इस रोड की लेंथ है एल और इसको किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जा रहा है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं इसको? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। ये ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके चेंज होने की जो रेट होती है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा पढ़ा है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो रोड है ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट की जा रही है और हमको ये पता करना है कि इसके जो दोनों सिरे हैं P और Q, इन दोनों सिरों के बीच में कितना ईएमएफ या कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। देखो मान लो कि पहले रोड यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद में ये घूमते घूमते इस पोजीशन पे आ जाती है, यहाँ पे आ गई है, तो इसने कुछ एंगल कवर कर लिया थीटा। अभी रोड यहाँ पे और कुछ टाइम बाद में ये इस पोजीशन पे आएगी तो ये कुछ एरिया कवर कर चुकी होगी। तो ये जब एरिया कवर करेगी इतना इतना, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? सिर्फ इतने एरिया से, ये इतना इतना जो एरिया है इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फाई इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। एक चीज सोच के बताओ कि अगर ये रोड पूरा एक चक्कर घूम जाती ऐसे, तो ये कितना एंगल कवर करती पूरे एक चक्कर में? 360 डिग्री, जिसको 2 पाई भी बोल सकते हो आप। और जब ये 360 डिग्री एंगल से घूम जाती तो ये एरिया कितना कवर करती? जैसे जैसे रोड आगे जा रही है ये कुछ एरिया कवर करती जा रही है, कुछ एरिया स्वीप कर रही है। और जब रोड वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी, जब ये 360 डिग्री से यानी कि 2 पाई एंगल से घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ चुकी होगी, तो ये जो एरिया कवर करेगी वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की जगह एल लेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द रोड यहाँ पे रेडियस की तरह यूज करेंगे क्योंकि जो एल है वही सर्कल की रेडियस है। तो पाई एल स्क्वायर एरिया कवर करेगी रोड जब ये 2 पाई एंगल से रोटेट होगी। तो इसको लिख देता हूं मैं कि रोड जब 2 पाई एंगल से रोटेट हो रही है तो इसने एरिया कवर किया पाई एल स्क्वायर। अगर ये सिर्फ 1 रेडियन एंगल से घूमती, अगर ये 2 पाई रेडियन एंगल से घूम रही है तो एरिया कवर हो रहा है पाई एल स्क्वायर। अगर ये 1 रेडियन एंगल से घूमती है तो एरिया कवर होता है पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये पाई से पाई कैंसिल कर दोगे तो आएगा एल स्क्वायर बाई 2। इतना एरिया कवर होता। 1 रेडियन एंगल से घूमने पे जो एरिया कवर होता एल स्क्वायर बाई 2। अभी ये कितने एंगल से घूमी? थीटा एंगल से घूमी। तो ये अगर थीटा रेडियन एंगल से घूम रही है तो जो एरिया कवर होगा वो कितना होगा? वो होगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अगर 1 रेडियन एंगल से घूमने पे रोड एल स्क्वायर बाय 2 एरिया कवर कर रही है तो थीटा एंगल से घूमने पे कितना एरिया कवर होगा? तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि एल स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। ये आ गया अपने पास में। ये है वो एरिया जो इसने कवर किया है, ये वाला। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी देखो, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है और एरिया कितना है? एल स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू एरिया की जगह लिखेंगे एल स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा कितना पुट करेंगे? 0 डिग्री, इसलिए फ्लक्स आएगा बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ये तो आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो इतने इतने एरिया से पास हो रहा होगा।
अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट क्या है, उसी को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल टू हम लिखेंगे डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पुट करना है। अब यहां पे जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लो, जैसे यहां पे बी कांस्टेंट है, एल मतलब लेंथ ऑफ द रोड भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी बन गया। ये जो कांस्टेंट्स है उनको डिफरेंशिएशन से बाहर लिख दिया, तो ये बन गया डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 आ गया। ये लो जी, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। जो इस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर। ये इसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है। अगर आपको पूछा जाए कि जब रोड ऐसे घूम रही होगी तो अगर इसके अंदर इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो इसका कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, तो ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम पहले तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ये चेक करेंगे कि रोड में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करते हो, जो थंब है इसको कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखते हो, तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो फर्स्ट फिंगर को आपको आउटवर्ड पॉइंट करना है। कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये रोड ऊपर की तरफ घूम रही है तो कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ, तो थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करना है कौन सी डायरेक्शन में, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर जा रही है इधर P से Q की तरफ, यानी कि इस रोड के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो P से Q की तरफ होगा। और आपको बताया था कि जब रोड घूम रही होती है या रोड मूव कर रही होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये ईएमएफ इंड्यूस करने लग जाती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने लग जाती है, और इसको एक बैटरी के इक्विवेलेंट माना जाता है। किसके इक्विवेलेंट मानेंगे इसको, एक बैटरी के इक्विवेलेंट मानेंगे। और जैसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, वैसे ही इस रोड के Q वाले सिरे से करंट बाहर जा रहा होगा, इसलिए ये वाला सिरा होगा हाई पोटेंशियल पे जिसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाला सिरा होगा लो पोटेंशियल पे जिसको हम नेगेटिव के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको प्लस माइनस चेक करना है। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको इस तरीके से देखनी है, रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलेगा वो प्लस मानेंगे और जिधर से एंटर किया होगा वो नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि इस रोड को हम एक बैटरी के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, और बैटरी के जिस टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा होता है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव, और जिससे एंटर कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। आया समझ में। इस तरीके से आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है। इसके हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। मान लो कि आपके पास में एक साइकिल वाला टायर है और उसकी हर एक जो रोड जो इसमें लगी हुई है उसकी लेंथ है सपोज करो L, हर एक रोड की लेंथ कितनी है, L के बराबर है। अब सपोज करो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इस टायर के परपेंडिकुलर प्लेन में हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड का मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जिस प्लेन में ये टायर रखा गया है उसके परपेंडिकुलर है, इनवर्ड डायरेक्शन में इसको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब सपोज करो आप इस टायर को घुमा रहे हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है। तो इसकी जो हर एक रोड है उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि जब टायर घूम रहा होगा तो हर एक जो रोड इस पे लगी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए मूव करेगी। और अगर कोई भी कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से मूव करती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये जो रोड हमने कंसिडर करी है इसकी लेंथ है L, हर एक रोड की लेंथ बराबर ही होगी वैसे यहाँ पे। तो इस रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर। और ऐसी इसमें बहुत सारी रोड्स लगी हुई है, हर एक रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इतना ही होगा, कितना, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर। ये चीज समझ में आई क्या, हर एक रोड के अंदर इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जब इस टायर को घुमाया जाएगा तो इसकी हर एक रोड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, हर एक जो रोड है
उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हर एक रोड यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो हर एक रोड के अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा एक तरह से वो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर होगा। हर एक रोड में इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब हर एक जो रोड है वो यहाँ पे एक सेल या बैटरी की तरह काम करेगी, क्योंकि जैसे सेल या बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करती है, वैसे ही यहाँ पे ये जो रोड है जब ये मूव कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। तो हर एक जो रोड है उसको एक सेल या बैटरी की तरह कंसिडर करो आप। जितनी भी रोड्स हैं सब एक सेल या बैटरी की तरह काम कर रही होंगी। दूसरी बात, इसके अंदर हर एक जो रोड है वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, तो पहले इसको और इसको देखो, इन दोनों रोड्स को देखो। इन दोनों रोड्स का एक सिरा सेंटर पे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा रिम से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, रिम से कनेक्टेड है, और पूरी रिम आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो दोनों रोड्स हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि जैसे दो सेल हैं या दो कोई भी रजिस्टर हैं, उनका एक सिरा हम एक ही पॉइंट पे जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये जो दोनों रोड्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ऐसे तीसरी रोड भी इनके साथ पैरेलल में होगी, फोर्थ रोड भी इनके साथ पैरेलल में होगी। यानी कि जितनी भी रोड्स यहाँ पे कनेक्टेड है इस साइकिल वाले टायर में वो सारी की सारी आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। अब हर एक रोड क्योंकि यहाँ पे एक सेल या बैटरी की तरह काम कर रही है और सारी की सारी रोड्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है जब भी हम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कुछ आइडेंटिकल सेल है और इन सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इनको आपस में आप क्या करो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। जैसे 3 सेल मैंने दिखा रखे, हर एक सेल का ईएमएफ है ई, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो भी ई के बराबर ही आएगा। जब भी आप एन सेल्स को, एन कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स कितने भी हो सकते हैं, अगर आप एन आइडेंटिकल सेल्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा ये एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा, एक सेल के ईएमएफ के बराबर। तो ये जितनी भी रोड्स यहाँ पे लगी हुई है सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और हर एक रोड इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि हर एक रोड एक सेल की तरह काम कर रही है और इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, और सारी की सारी क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आना चाहिए, एक रोड के अक्रॉस जो ईएमएफ है उसी के बराबर आना चाहिए। यानी कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको मिलेगा यहाँ पे सेंटर और रिम के बीच में, वो एक रोड के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसी के बराबर मिलेगा। मतलब आंसर यही है। मतलब इसमें रोड्स कितनी भी कनेक्ट कर दो आप, इस साइकिल वाले टायर में आप कितनी भी रोड्स कनेक्ट कर दो, एक रोड में जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही ईएमएफ सेंटर और रिम के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ माना जाएगा, उसमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं आता। तो नंबर ऑफ रोड चाहे कम करो या ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस टायर के अंदर एक रोड हो, चाहे इसके अंदर 50 रोड्स कनेक्टेड हो, चाहे इसमें 100 रोड्स कनेक्टेड हो, चाहे इसमें 200 रोड्स कनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सेंटर और रिम के बीच में जो ईएमएफ है वो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है, मान लो कि ये डिस्क है, इस बार हमने डिस्क ली है, मेटल की एक डिस्क है और इस डिस्क की रेडियस कितनी है, एल के बराबर है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब एक चीज सोच के बताओ कि जब आप ये जो डिस्क है इसको घुमाओगे, मान लो इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, तो अगर मैं इस डिस्क के अंदर एक पतली सी रोड एज्यूम कर लूं, ये मान लो मैंने एक पतली सी रोड एज्यूम कर ली, और मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे वहां पे एज्यूम किया है वैसे यहाँ पे भी इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर इस डिस्क को घुमाया जा रहा है, और इसके अंदर ये जो पतली सी रोड आपको दिखा रखी है, ये वाली जो रोड है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही होगी। तो इस रोड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, सेम फॉर्मूला लगेगा। और ऐसी पतली पतली आप कितनी रोड्स इसके अंदर एज्यूम कर सकते हो डिस्क के अंदर, सोच के बताओ भाई। इसके जस्ट पास में एक और रोड होगी, इसके पास में एक और रोड होगी, ऐसे पतली पतली बहुत सारी रोड्स कनेक्टेड होंगी। इनफाइनाइट रोड्स हम कंसिडर करेंगे ऐसे। अब नंबर ऑफ रोड्स चाहे ज्यादा हो या कम हो, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है?
नंबर ऑफ रोड्स का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक कर लिया कि नंबर ऑफ रोड्स इसमें टायर में चाहे 10 हो 20 हो 50 हो कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेंटर और सरकमफेरेंस है उसके बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक रोड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी के बराबर होता है, क्योंकि सारे की सारी रोड्स आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगी। तो इसमें अगर आप इनफाइनाइट रोड्स भी आप मान लोगे पास पास, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरीके से इनफाइनाइट रोड्स होंगी इसमें, यहां से लेके पूरा इस डिस्क के अंदर, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक रोड के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है एग्जैक्टली उसी के बराबर आएगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर आंसर सेम होगा। और एक सिंगल रोड को भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कर रहे हो तो उसमें भी इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चाहे एक रोड को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमा रहे हो, चाहे एक साइकिल वाले टायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमा रहे हो, चाहे एक मेटल की डिस्क को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुमा रहे हो, हर एक केस में आंसर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा फॉर्मूला? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्पेशल केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और रोड के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबका फॉर्मूला सेम ही है, याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटलिक रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? देखो क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कि एक मेटलिक रिंग है जिसके ऊपर एक रोड को हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज करो ये कोई मेटलिक रिंग है, सर्कुलर मेटलिक रिंग, और इसके ऊपर एक रोड को रोटेट किया जा रहा है। ये जो रिंग है इसकी रेडियस 1 मीटर है और ये जो रोड है इसकी लेंथ भी 1 मीटर के बराबर है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रोड की एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड ये घूम रही है, ये ऐसे घूम रही होगी, तो इसकी एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। इसके पैरेलल आप इनवर्ड मान सकते हो या आउटवर्ड मान सकते हो। सपोज करो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस का सिंबल यहाँ पे किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको ऐसे घुमाया जा रहा है रोड को, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या चीज दे रखी है? फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोड दे रखी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको बताया इसने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सिस के पैरेलल है वो 1 टेस्ला के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 1 टेस्ला के इक्वल। यहाँ पे पूछा है ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द मेटलिक रिंग। रिंग यहाँ पे देखो ये रिंग है और रोड का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो इस रिंग से कनेक्टेड है। तो इस रोड के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिंग के बीच में होगा, क्योंकि एक पॉइंट रोड का कहां पे है? सेंटर पे, और दूसरा रिंग के ऊपर है। तो चाहे रोड के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो, जब ये घूम रही होगी रोड किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही आप पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिंग के बीच में देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि जब हम रोड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब क्योंकि ओमेगा आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो आपको ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों में ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ओमेगा को आप रिप्लेस कर दो किससे? 2 पाई एफ से। बी एल स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 उड़ा दो, और ये जो बाकी चीजें हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पुट करके सॉल्व कर दो। जैसे आपको बी दे रखा है क्वेश्चन में 1 टेस्ला, आपको लेंथ ऑफ द रोड दे रखी है
कितना है 1 मीटर, आपको पाई की वैल्यू पता ही है 3.14, इनटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखी है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये 157 वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये अपना आंसर होगा, मतलब सेंटर और इस रोड के दोनों सिरों के बीच में, मतलब आप बोल सकते हो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 157 वोल्ट के बराबर होगा। चाहे सेंटर और रिंग के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या रोड के दोनों सिरों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या ईएमएफ पूछे, आंसर सेम ही है, आंसर होगा 157 वोल्ट। आया समझ में? ये फॉर्मूला एक ही है, कोई भी चीज रोटेट हो रही हो, चाहे वो डिस्क हो, साइकिल वाला टायर हो या रोड हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A circular copper disc of radius 10 centimeter rotates at a speed of 20 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disc. A uniform magnetic field of 0.2 Tesla acts perpendicular to the disc. Calculate the potential difference developed between the axis of the disc and the rim. Second पूछा है what is the induced current if the resistance of the disc is 2 ohm. ये बोल रहा है कि एक मेटल डिस्क है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस डिस्क की आपको रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये मान लो डिस्क है, इसकी रेडियस मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला कि इसको 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इतनी स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो ये क्या चीज दे रखी है? ये है एंगुलर वेलोसिटी। देखो जब भी आपको ओमेगा गिवन होगा तो उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसकी यूनिट होती है रोटेशन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको ओमेगा दे रखा है। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सपोज करो इनवर्ट डायरेक्शन में मान लो इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना है ये है 0.2 टेस्ला। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0.2 टेस्ला के बराबर है, जो कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको पूछा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा कहाँ पे? एक्सिस और रिम के बीच में। ये जो एक्सिस है और जो रिम है यानी सर्कमफेरेंस, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो डिस्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। एल मतलब यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क, ये ध्यान रखना। एल का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। बी की वैल्यू है 0.2 टेस्ला, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ओमेगा कितना दे रखा है? 20 पाई पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी चीज आपको पूछी जा रही है यहाँ पे कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा यहाँ पे, अगर इस डिस्क का रेजिस्टेंस हो 2 ओम। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जो भी आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको किससे डिवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस से। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये आएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, और इसको क्या करना है? आपको रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क से डिवाइड करना है जो कि 2 ओम के बराबर है, यानी कि आएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आएगा? ये आएगा 10 पाई इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये है इंड्यूस्ड करंट। रेजिस्टेंस आपको दे रखा था इस डिस्क का 2 ओम के बराबर है, ये लिखा हुआ भी है इधर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया इसको। आसान है एकदम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो इसको।